नमस्कार दोस्तों। सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन के बाद ये स्क्रीन खुलेगी जिसमें आपको लॉगिन कोड डालना है, डेट ऑफ बर्थ बच्चे का डालना है, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। अगर नहीं खुली हुई है तो आपको admission.kvs.gov.in वेबसाइट पर जाना है और लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जब आप लॉगिन कोड डाल रहे हो तो ध्यान रखिएगा, एक लास्ट स्क्रीन ऐसे खुली थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, उस टाइम भी लॉगिन कोड आपके पास था और मैसेज बॉक्स में भी आपको मिला हुआ होगा। लॉगिन कोड डालने के बाद आपको बच्चे की जन्मतिथि डालनी है, जिसके लिए आपको ये जो आइकन है उसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले ईयर स्क्रॉल डाउन अप करके ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर के बाद मंथ सिलेक्ट करना है और मंथ के बाद डेट सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप ये सब सिलेक्ट कर देते हो और मोबाइल नंबर एंटर कर देते हो, कैप्चा कोड डाल देते हो, तो उसके बाद आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद बच्चे का जो नाम है उसका मिडिल नेम है और उसका सरनेम तो आपको शो करेगा ही, डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी शो करेगा और ये सारी डिटेल आप एडिट नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होता है, वो जन्म प्रमाण पत्र के ऊपर या लास्ट नीचे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो लिखा हुआ होता है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे का आधार नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। मदर टंग जो भी आपकी है बच्चे की वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप जैसे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो सारी की सारी मदर टंग यहाँ पर शो करेगी। फिर ये जो है वो केवीएस एम्प्लॉय का था, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम ही पूछ लिया था। अगर आपने यस किया होगा तो यहाँ पर डिटेल आई होगी, नो किया हुआ था तो यहाँ पर डिटेल नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड था, डिजेबल था, तो वो पहले ही जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे उसी टाइम पूछा हुआ था। अगर आपका कुछ करेक्शन है तो आप लोग इस एप्लीकेशन को वापस अपडेट नहीं कर सकते हो, फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेल और ये सब आपने पहले ही डाला हुआ है। ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना होगा, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो पूरा लिस्ट आ जाएगा। कास्ट कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी में याद रखना, जैसे कि यहाँ पर मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ओबीसी सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर नीचे आपको फैमिली इनकम ग्रुप भी पूछा जाएगा और ओबीसी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर और दो नए ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें से एक होगा ओबीसी क्रीमिलियर और एक होगा ओबीसी नॉन क्रीमिलियर। अगर आप ओबीसी क्रीमिलियर पर सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर भी आपको ये जो सर्टिफिकेट नंबर है, जैसे मैंने ओबीसी यहाँ पर सिलेक्ट किया तो नीचे ऑप्शन में ओबीसी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर आ गया। जैसे कि मैंने नॉन क्रीमिलियर सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको उस सर्टिफिकेट का नंबर डालना पड़ेगा, वो सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी ने इश्यू किया था, वो सर्टिफिकेट जो होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। ठीक है, ऑफिस का जो नाम होता है वो नीचे लिखा हुआ होता है, तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। और सर्टिफिकेट जिस दिन इश्यू हुआ था उसकी डेट जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये बात हुई ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की। ठीक है, अगर आप लोग और भी सिलेक्ट करते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने दूसरी कास्ट कैटेगरी दे रखी है एससी, तो एससी में भी सेम ही है, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है, किसने इश्यू किया है वो अथॉरिटी का नाम यहाँ पर लिखना है और उसके बाद वो सर्टिफिकेट कब इश्यू हुआ था उसकी डेट लिखनी है। अगर आप एसटी कास्ट कैटेगरी से है तो उसमें भी यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, जिस अथॉरिटी ने इश्यू किया है उसका नाम डालना है और कौन सी डेट पर वो सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी हुई दिख जाएगी। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखकर उसके बाद ये सब करना। नेक्स्ट जो डिटेल आएगी वो आएगी पेरेंट डिटेल की। ठीक है, पेरेंट डिटेल में आपको दोनों पेरेंट का, मदर और फादर दोनों का डिटेल भरना होता है। लेकिन सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि आर यू सिंगल पेरेंट। देखो सिंगल पेरेंट क्या होता है, तो कई बार मदर ही होती है बच्चे के पास, फादर नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग सिंगल पेरेंट बोलते हैं, मतलब डाइवर्स हो गया है या फिर कुछ और चीज़ हो गई है जिसके कारण मदर या फादर दोनों अलग हो गए, तो वो सिंगल पेरेंट होता है। तो अगर ऐसा कोई केस है तो आपको यस करना है। और आपके अभिभावक अगर मदर है तो फिर मदर की नीचे डिटेल आएगी। यहाँ पर अगर फादर सिलेक्ट करोगे तो फादर की डिटेल नीचे आएगी। ठीक है, अगर सिंगल पेरेंट नहीं हो, मतलब मम्मी पापा दोनों साथ में है, तो फिर आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले मदर की डिटेल पूछी जाएगी
उसके बाद फादर की डिटेल पूछी जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मदर की जो डिटेल है उसमें टाइटल जो है वो टाइटल आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, टाइटल सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर मदर का पूरा नाम लिखना है। जो आप ये डिटेल भर रहे हो ना, तब ध्यान रखना मदर का जैसे डॉक्यूमेंट्स में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जैसे नाम है वैसे का वैसा ही फिल करना। बाद में फ्यूचर में करेक्शन और ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और शायद ये भी हो सकता है कि ना भी हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो भी डिटेल आप फिलअप कर रहे हो वो सके तो आपके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में जैसे कि जैसा नाम है वैसे के वैसे ही लिखना। या फिर मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनका जो गवर्नमेंट ऑफिस में जैसे नाम है, या फिर जो भी मतलब ऑथेंटिक डिटेल है वही यहाँ पर आपको फिलअप करनी है। फिर नेशनलिटी, मतलब इंडियन मैक्सिमम हम लोग हैं, कौन से देश के हो भाई, तो कंट्री ऑफ रेसिडेंस इंडिया हो जाएगा। स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है, शहर का नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान निवास का पता। वर्तमान निवास का मतलब अभी बच्चा कहाँ पर है। जैसे कि आप किसी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हो, अब आप रहते कहाँ हो उसे आसपास की केवी होगी। ठीक है, तो वर्तमान निवास जो है वो आपका करंट एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर नहीं डालना है, अभी कहाँ पर रहते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर एडमिशन के टाइम रेसिडेंट प्रूफ भी मांगा जाएगा। ओके, फिर उस एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा हुआ है कि जो आपने मदर के डिटेल्स में जो एड्रेस डाला था, बार बार कोई एड्रेस बार बार नहीं डालना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जैसे पूछा हुआ है कि भाई माता का जो आवासीय पता है, मतलब माता जहाँ पर रहते हैं वहीं पर ही पिता रहते हैं क्या, उसको आपको ऑटोमेटिक फिल करना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दोगे, यस कर दोगे, तो यही डिटेल जो फादर की इंफॉर्मेशन होगी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला है वो, और ईमेल आईडी जो है वो भी आपको सही वाला डालना है। उसके बाद आपको मदर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डालनी है। मेन पार्ट जो है वो अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूछा हुआ है क्या आप सरकारी कर्मचारी है। अगर आप यस करते हो तो आपको सारी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। पहले मदर की एजुकेशन की और फादर की एजुकेशन की बात कर ले, तो वहाँ पर आपको मदर और फादर की जो हाईएस्ट एजुकेशन है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई यस करते हो तो उसका जो ऑक्यूपेशन है वो भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर टोटल केवीएस में क्या होता है, 5 कैटेगरी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की 2 होती है, स्टेट गवर्नमेंट की 2 होती है और एक प्राइवेट की होती है। मतलब टोटल है वो 5 कैटेगरी पर होता है। कैटेगरी से रिलेटेड वीडियो जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, और अपर राइट कॉर्नर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, वहाँ से भी आप सिलेक्ट करके आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो ज़रा देख लेना। ठीक है, अगर आपके मतलब जो पेरेंट है वो डिफेंस में जॉब करते हैं, पैरामिलिट्री में जॉब करते हैं, या एक्स सर्विसमैन में जॉब करते हैं, तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर इनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के प्योर कोई डिपार्टमेंट है तो सेकंड नंबर का चूज करोगे। अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाला यूनिट है या फिर कोई ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको थर्ड चूज करना है। सेम अगर आप स्टेट में 100% प्योर गवर्नमेंट जॉब करते हो तो वो स्टेट गवर्नमेंट में आ जाएगी, और अगर वो भी कोई पीएसयू अंडर में है या ऑटोनॉमस बॉडी में है तो उसको ये फिफ्थ वाला चूज़ करना होगा। अभी भी आपको डाउट है तो जो कैटेगरी वाला मैंने वीडियो बना रखा है उसको एक बार पहले देख लेना, उसके बाद फॉर्म फिल करना। फॉर्म फिल करने में जल्दबाजी मत करना, ठीक है। उसके बाद आप जहाँ पर जॉब करते हो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, ठीक है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद, ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालने के बाद आपको आपका डेजिग्नेशन चूज़ करना है, मतलब आप कौन सी पोस्ट पर जॉब करते हो वो यहाँ पर ऐड करना है। मेन जो इस बार नया आया है वो है एम्प्लॉय ग्रुप। देखो ये एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है, तो हम सबको पता है कि हमारा जो डेजिग्नेशन है वो कौन से ग्रुप में आ रहा है। जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर होता है, क्लास 2 ऑफिसर होता है, क्लास 3 ऑफिसर होता है, और क्लास 4 ऑफिसर होता है, मतलब एम्प्लॉय होता है क्लास वाइज, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास वर्ड नहीं है, वहाँ पर ग्रुप वर्ड है। जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर होता है तो यहाँ पर ग्रुप ए होता है, क्लास 2 ऑफिसर होता है तो यहाँ पर ग्रुप बी होता है। इस प्रकार से आपका जो डेजिग्नेशन है, आपकी सैलरी कौन से ग्रुप के हिसाब से हो रही है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोग अपनी जो एनुअल इनकम है मदर की भी अलग शो करोगे, फादर की भी अलग शो करोगे, ठीक है। ये भी ज़रा ध्यान रखना।
और ये सब सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है। उससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं कि अगर पेरेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो करोगे। नो सिलेक्ट करने के बाद भी यहाँ पर आपको शो करना पड़ेगा कि आप अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, बिल्कुल जॉब नहीं करते हो, अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो भी आप कैटेगरी 5th में चले जाओगे, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में आप काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करने के बाद वापस आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करनी है, एनुअल इनकम सिलेक्ट करनी है। सेम जैसे हमने मदर की डिटेल फिल की वैसे कि वैसे फादर की डिटेल फिल करनी है। टाइटल है, उनका नाम है, नाम में खास ध्यान रखना, नाम में गड़बड़ मत करना। ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट में जो नाम है वही ऐड करना। ठीक है, फिर आप लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने मदर में सिखाया वैसे रिपीट करोगे। नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिबलिंग सिबलिंग जो होता है, मतलब आपका भाई बहन जो होता है उसको हम लोग सिबलिंग बोलते हैं, बच्चे का भाई बहन। ठीक है, तो अगर वो है तो आप यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे। जब ऐड डिटेल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक डिटेल आएगी जिसमें आपको सिबलिंग का नाम लिखना है, उसका जेंडर सिलेक्ट करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, क्या वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, अगर केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहा है, कोई गवर्नमेंट स्कूल में, अदर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो भी आपको फिल करना है। ठीक है, प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में भी पढ़ रहा है तो भी आपको सिबलिंग की डिटेल भरनी है, क्योंकि फ्यूचर में आपका अगर एडमिशन हो गया, आपके सिबलिंग का नहीं हो रहा है, नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आई तो उस टाइम यही डिटेल वापस काम आएगी। ठीक है, तो अगर कोई आपका दूसरा बच्चा कहीं और पढ़ रहा है तो आप वहाँ पर डिटेल भर सकते हो। अगर आपको नहीं भरनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं वापस यहाँ पर बता रहा हूँ, सर्वर शायद थोड़ा बहुत अभी डाउन चल रहा है तो इसको प्रोसेस लगती है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा चॉइस ऑफ स्कूल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग किन्हीं 3 केंद्रीय विद्यालय को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उन किन्हीं 3 केंद्रीय विद्यालय जो है उसमें आपको, जैसे आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी तो वहाँ पर पहले एडमिशन मिलेगा, सेकंड प्रायोरिटी में सेकंड मिलेगा, थर्ड प्रायोरिटी में, मतलब जैसे आपने चॉइस सिलेक्ट की वैसे आपको एडमिशन मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पहला स्कूल चूज कर रहे हो वो आपका फेवरेबल होना चाहिए, फिर दूसरा और तीसरा जो है वो आपका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट चूज करना है और विद्यालय का नाम सेकंड नंबर पर चूज करना है। जब विद्यालय का नाम आप सिलेक्ट करोगे तो ड्रॉप डाउन मेनू में पूरे के पूरे जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उन सबके नाम आ जाएंगे उस स्टेट से रिलेटेड। जैसे गुजरात सिलेक्ट किया तो गुजरात के सारे नाम आएंगे। ठीक है, उसमें से किसी एक केवी को सिलेक्ट करना है। जैसे उसको आप सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद वो केवी किस टाइप की है, ठीक है, स्पॉन्सर एजेंसी कौन सी है, जैसे मैंने बताया ना कि भी केवीज के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसका वीडियो भी है तो वो भी आपको लिंक पे होगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे कि जो आपकी केवी की जो एजेंसी है वो यहाँ पर शो करेगी। अगर प्रोजेक्ट स्कूल होगी तो प्रोजेक्ट स्कूल का नाम होगा, स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम होगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है उसमें आपको जो डिस्टेंस, आपके घर का डिस्टेंस, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो कि एडमिशन डिपार्टमेंट है वो एडमिशन डिपार्टमेंट गूगल मैप का यूज़ करेगा आपके घर से स्कूल का, मतलब स्कूल से आपके घर का डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो ये जब भी आप फिल कर रहे हो तो आप भी गूगल मैप का ही यूज़ करना, और हो सके उतना यहाँ पर सही इन्फॉर्मेशन ही डालना, क्योंकि कई बार क्या होता है आरटी अंडर में ये डेटा यूज़ होता है। ठीक है, आरटी कोटा जो है उस कोटा में ये डिस्टेंस वाला मामला जो है वो यूज़ होता है, तो अगर आपने गलत डाला हुआ है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो एक बार गूगल मैप में आप अपने घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो नाप लेना, देख लेना, चेक कर लेना और फिर उसमें यहाँ पर डालना। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 5 किलोमीटर डाला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अभी मैंने जो बताया था कि एडमिशन आपका किस बेस पर होगा, तो एडमिशन जो है वो आपका कैटेगरी बेस पर होगा। जो सबसे पहली 2 कैटेगरी है वो ट्रांसफ़र और नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। दूसरा जो है वो ट्रांसफ़र और नॉन ट्रांसफरेबल ऑटोनोमस बॉडी या पीएसयू का है। ठीक है, तीसरा जो है वो है स्टेट का, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। चौथा जो है वो स्टेट की जो एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ एंड पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं उनका है। और फिफ्थ जो है मतलब जो पेरेंट गवर्नमेंट में नहीं है
और दूसरी प्राइवेट जॉब में या अदर कैटेगरी में है उनको कैटेगरी 5th में डाला जाएगा। जब एडमिशन होगा तो 1st to 4th वालों को पहले मिलेगा, फिर 5th को मिलेगा। ठीक है। फिर आप लोगों को पहली चॉइस तो जैसे आपने भर दी, पहला स्कूल चूज़ कर दिया। अब दूसरा स्कूल अगर आपको चूज़ करना है तो ये स्क्रीन जो है उसमें आपको नेक्स्ट चॉइस पर क्लिक करना है। वापस सेम टू सेम सारे जो स्कूल स्टेट है, स्कूल है, वो सारा सिलेक्शन करना है। तीसरी भी स्कूल चूज़ करनी है तो वापस नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और अगर आपको एक ही करनी है या दो ही स्कूल चूज़ करनी है, तीसरी चूज़ नहीं करनी है, तो आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने से यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र डिटेल्स आएगा पेरेंट्स का। ट्रांसफ़र डिटेल्स जो है वो यहाँ पर टेबल फॉर्मेट शो करेगा। उस टेबल फॉर्मेट में आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो है, आपका अपॉइंटमेंट डेट है, फिर आपका जब ट्रांसफ़र हुआ रिलीविंग डेट जो है वो यहाँ पर शो करेगा। मतलब आपको एंटर करना होगा। और 1 किलोमीटर वाला पार्ट यहाँ पर दे रखा होगा कि भाई जो आपका फर्स्ट प्लेस था और जहाँ से आपका ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पर जा रहे हो उसका किलोमीटर कितना हो रहा है। क्योंकि अगर वो 20 किलोमीटर से कम होगा तो वो ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होगा। 20 किलोमीटर से कम एरिया है तो वो ट्रांसफ़र में काउंट नहीं होगा। मतलब वो चाहे आपका ट्रांसफ़र 2 साल में हुआ हो या 3 साल में हुआ, 20 किलोमीटर से कम डिस्टेंस है वो तो ट्रांसफ़र काउंट नहीं होता है। दूसरा, अगर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और दो प्लेस के बीच में, मतलब जहाँ पर अपॉइंटमेंट आपका हुआ था उसका स्टे पीरियड जो है वो अगर 6 मंथ यानी कि 180 डेज से कम है, ठीक है, तो वो भी काउंट नहीं होगा। मतलब आपका ट्रांसफ़र जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जब हो रहा है तो पहला रूल ये है कि दोनों प्लेस के बीच में 20 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरा, जो अपॉइंटमेंट डेट है और जो रिलीविंग डेट है वो दोनों के बीच में 180 डेज का डिफरेंस होना चाहिए, तो ही वो ट्रांसफ़र काउंट करेगा। आप एंटर कर सकोगे लेकिन ये ट्रांसफ़र काउंट नहीं करेगा। दूसरा, आपको लास्ट 7 ईयर्स का ही काउंट करना है, उससे पहले का भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पहले से ही डेट दे रखी है। तो वो सब डिटेल डालने के बाद आप लोग सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना। उसके बाद जो नया पेज खुलेगा उस पेज में जो बच्चे के फ़ोटो जो है वो आपको अपलोड करने हैं और डेट ऑफ बर्थ, दो ही चीज़ें आपको ऑनलाइन अपलोड करनी होती है। ठीक है, कंडीशन दे रखी है कि दोनों की दोनों चीज़ें जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। पीडीएफ होगा तो भी अलाउ करेगा और 200 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप चूज़ फाइल पर क्लिक करोगे और चूज़ फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में आपका फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जहाँ पर है वो डेस्टिनेशन पर जाके उसको सिलेक्ट करना है और बाद में अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है। सेम डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पहले से ही स्कैन करके रखना और उसको भी आपको डेस्टिनेशन फाइल जो है वो आपको शो करनी है और अपलोड पर क्लिक करनी है। ठीक है, ये करने के बाद अगर आपका फाइल सही से अपलोड हो गया है तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा फाइल अपलोडेड। ठीक है, यहाँ से आप लोग उस फाइल को देख भी सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दबाजी में फ़ोटो की जगह डेट ऑफ बर्थ हो गया या डेट ऑफ बर्थ की जगह फ़ोटो हो गया, तो एक बार वापस इसको चेक कर लेना। ठीक है, ये सब करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट का लिस्ट दे दिया है ताकि जब आपका एडमिशन हो जाता है बाद में इसका ड्रॉ होगा ऑनलाइन, और ऑनलाइन ड्रॉ होने के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो स्कूल में से आपको कॉल मिलेगा, स्कूल में आपको इनवाइट करेंगे, तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करने होंगे। ठीक है, सबसे पहला तो आपने जो अपलोड किए वो दो चीज़ें, एक तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा उसका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी शो करना है। प्रूफ ऑफ CWSN मीन डिसेबिलिटी के साथ अगर बच्चा है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। अगर आप EWS कैटेगरी में आ रहे हो या BPL कैटेगरी में आ रहे हो तो उसका भी सर्टिफिकेट आप वहाँ पर पेश करना। फिर आपने अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पेरेंट को गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट है उनका वो शो करना पड़ेगा, जो कि इसका परफॉर्मा जो है वो फिक्स है, तो उस परफॉर्मा को पहले डाउनलोड कर लेना, उसको प्रिंट निकाल के आपकी जो हायर अथॉरिटी है वो हायर अथॉरिटी से अप्रूव करवा के वो स्कूल में ले जाना है। ठीक है, और अगर ट्रांसफ़र आपने ऐड किए हुए हैं तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी साथ में ऐड करने हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर वापस वो पूरा का पूरा जो पेज है वो खुलेगा जिसमें आपने जो भी डिटेल्स फिल की हुई है प्रीव्यू दिखाई देगा आपकी एप्लीकेशन का, सारी एक बार वापस चेक कर लेना।
और चेक करने के बाद अगर सब सही है तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पर जब क्लिक करोगे तब आपको एक डिक्लेरेशन भी देना है, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है, डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट। तो ये डिक्लेरेशन एक बार आप रीड कर लेना कि भाई अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन की है, डाली हुई है, तो वो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपसे एक OTP मांगा जाएगा, और जो OTP है वो OTP एंटर करके और ये कैप्चा कोड एंटर करके आपको वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन देना है। जैसे ही आप वेरीफाई एंड सबमिट एप्लीकेशन करते हो तो यहाँ पर शो कर देगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, इसको आपको व्यू सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट आप लेकर रखना। ठीक है, प्रिंट ई एप्लीकेशन जो लास्ट में आएगा, तो वो ई एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको उसका PDF भी अपने मोबाइल में सेव रखना, और जो प्रिंट आउट जो है उसको भी आप अपने पास रखना, क्योंकि स्कूल में जब आपको बुलाएंगे तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको साथ में जमा करवाना होगा, और जब फ्यूचर में कब ज़रूरत होती है तभी भी ये काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वीडियो था वो अपना लॉगिन और फॉर्म फिलअप का था। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसमें अगर आपने डेटा गलत भर दिया तो एप्लीकेशन को कैंसिल कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।